गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे बायोलॉजी में, एक डाइजेशन और एक रिस्पिरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसको बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, ये ह्यूमन में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। हम लोग अभी तक जो पढ़े थे डाइजेशन में, पूरा का पूरा जो हम लोग फूड ले रहे थे उसको डाइजेस्ट कर रहे थे। डाइजेस्ट करने के बाद हर एक सेल में उसको पहुंचना है, फिर सेल में उसका यूटिलाइजेशन होगा एनर्जी के फॉर्म में, हम उसका यूज करेंगे। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे रिस्पायरेशन में कि ऑक्सीजन का हर एक सेल तक पहुंचना, या सेल से फिर वापस एल्वियोलाई तक पहुंचना और उससे बॉडी से बाहर होना। तो ये सब जो भी जितने भी प्रोसेस है, या कोई वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होगा उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में, उसको बाहर रिलीज करना। तो ये सब चीज़ जो है, जो भी चीज़ है, ये कैसे पॉसिबल है। हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट में से ब्रेन ऊपर है, हार्ट कहीं और है, किडनी कहीं और है, लंग्स कहीं और है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है, हम ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स अपने आप को मानते हैं, और है भी। हम ह्यूमन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा बॉडी डिजाइन भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है नहीं। तो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए हैं। तो सारे ऑर्गन्स, एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, कोई भी जो है इसको कनेक्ट करने के लिए या कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल है, उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। कैसे कोई ब्लड जो है वो माइंड से फिर वापस हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से लीवर में, हर पूरे बॉडी में फैलेगा। तो उसके लिए क्या है, हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म बना हुआ है। उस मैकेनिज्म को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिंपल है। ट्रांसपोर्ट आपको पता होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, यहाँ से वहाँ किसी चीज़ को ले जाना, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो यही तो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमारे बॉडी में कोई सब्सटेंस को किसी एक ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन तक ले जाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोलेंगे। तो हम ह्यूमन की बात करें तो वी आर कॉम्प्लेक्स, वी आर, एज वी ऑलरेडी नो, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स एडवांस ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी में दो तीन ऑर्गन है, या उससे ज़्यादा ऑर्गन, दो तीन ऑर्गन कंबाइन करके, दो तीन ऑर्गन्स कंबाइन करके एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर ह्यूमन बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर उसी को बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसी को बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, या फिर हेडिंग डालेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले ह्यूमन का पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को बोर्ड पे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। हेडिंग क्या डालना है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम। होता क्या है, फॉर मूवमेंट ऑफ essential substances such as oxygen, CO2, glucose, hormones, etc. A group of organs works together to perform these functions. They all collectively known as human circulatory system.
सिस्टम। ओके, देखिए क्या है, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, नथिंग। देखिए हमारे बॉडी में इसेंशियल सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना, ऑक्सीजन का होना, ग्लूकोज का होना, हार्मोन्स का होना, प्रोटीन का होना, फैट का होना, या किसी भी सब्सटेंस का, बहुत सारे सब्सटेंस जो इसेंशियल सब्सटेंस है, इन सभी चीज़ों को के मूवमेंट के लिए क्या होगा, जरूरी है कि एक ग्रुप ऑफ, क्या लिख दिया हम, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, सॉरी क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गन जो है वो आपस में मिल के क्या करते हैं, काम करते हैं, और उन्हें सबको कलेक्टिवली एक साथ कहा जाता है क्या चीज, सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए क्या, फॉर मूवमेंट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस सच एज दिस a group of organ works together to perform these functions, they all collectively known as human circulatory system। इन सभी चीजों को मिला के, इन सभी ऑर्गन्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हार्ट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, नो, दिस इज नो, हार्ट का ही एक मात्र रोल नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट के साथ साथ ब्लड भी है, ब्लड के साथ साथ लंग्स भी है, लंग्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी है। तो चलिए ये बातें समझ में आया, कभी नहीं पूछेगा क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर भी जानना है टॉपिक को तो पढ़ेंगे। अब है सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या क्या कौन कौन सा आता चीज आता। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आप ऐसे हेडिंग लाएंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेन्स, फॉलोइंग ऑर्गेन्स इसमें होंगे, कौन कौन, पहला ब्लड, क्या होगा, ब्लड होगा, सेकेंड क्या होगा, ब्लड के बाद आपका हार्ट एंड लंग्स, हार्ट एंड लंग्स, और थर्ड होगा आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी है, एक और नाम इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी है। तो आपको कहीं लिखा नजर आएगा कि राइट द फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, अल्टरनेटिव्स हैं, इनके ही कुछ और नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये तीन ऑर्गन्स का ज़्यादा रोल है सर्कुलेशन में, किसी सब्सटेंस के सर्कुलेशन में। ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, ये एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है, एक मीडियम है, इसी के थ्रू कोई सब्सटेंस एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है। हार्ट और लंग्स क्या है, लंग्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले ही, लंग्स का क्या काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, इसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हार्ट का काम क्या है, हार्ट क्या है, इसको लिख ही लेते हैं, ब्लड में ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ब्लड जो है ये क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका माध्यम क्या हुआ, ब्लड हुआ, यही तो लेके जाएगा, कैरी करेगा। हार्ट क्या करेगा, और लंग्स क्या है, ये जो है आपका कंट्रोलर है, ये क्या है, कंट्रोलर है, ये कंट्रोल करेगा कितना ब्लड जाना है, कितना ब्लड कितने कोई भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कितना अमाउंट में जाएगा, कितना आएगा, प्रेशर क्या होगा, वगैरह वगैरह क्या होगा। तो ये जो है, ये दोनों क्या है, कंट्रोलर है, या फिर कर सकते हैं सेंट्रल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्रिटिकल ऑर्गन है, कंट्रोलर है, ब्रेन नहीं है, मतलब कह सकते हैं सेंट्रल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, ब्लड वेसल्स ये क्या है, दिस इज द पाथवे, ये क्या है, रास्ता है, जिस रास्ते के थ्रू ब्लड पास करता है इसको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, रास्ता है इसके थ्रू ब्लड पास करेगा, तो दिस इज ब्लड वेसल्स। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ function of blood, heart, lungs and blood vessels constitutes what? Human circulatory system। I think ये बात आपको समझ में आई होगी। ये सारे ऑर्गन के फंक्शन को मिला ले तो हमारे ह्यूमन में सर्कुलेशन, किसी भी चीज़ का सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअली कोई कर ले, ये पॉसिबल है ही नहीं। ओके, तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से चीज़ों को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें आपका लगभग 3 क्लास होगा, आज ब्लड के बारे में कम्प्लीटली हम लोग पढ़ेंगे, एक क्लास और होगा जिसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ने के बाद उसमें डिटेल मैकेनिज्म लिखना है, आपको समझा देंगे क्लास में, और उसी के डिस्क्रिप्शन में हम खुद से हैंड रिटन नोट्स उसमें अपलोड कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, होने का चांस ही नहीं, क्योंकि हम समझा ही देंगे इतने अच्छे से। और उसके बाद एक क्लास आप कर लेगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, दैट्स ऑल। 3 क्लासेस में हमारा ट्रांसपोर्टेशन खत्म, अगला 3 दिन में एक्सक्रीशन खत्म, ओवरऑल हमारा चैप्टर ही फिनिश। फिर एग्जाम आएगा, एग्जाम देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे पाई वाली से। तो चलिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है ब्लड।
तो चलिए देखते हैं ब्लड है क्या। पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इट इज कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग connective fluid tissue which helps in transportation of substance from one organ to another organ। देखिए क्या है, एक बात सब आदमी जानते होंगे, कुछ नया चीज़ नहीं बताया, कॉमन सेंस की बात है। हम लोग जब से जन्म लेते हैं उससे लेके और टिल डेथ मरने तक हमारे ऐसा कभी होता है क्या कि हमारा ब्लड जो है वो कभी रुक जाए, काम में नहीं करे, पूरा का पूरा ब्लड कहीं पे चोक हो जाए, स्टॉप हो जाए, रुक जाए? नहीं, स्टेगनेंट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या होगा, कहीं किसी का अगर ब्लड फ्लो करना रुक जाएगा तो क्या होगा, वो कहाँ चला जाएगा? रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। तो ब्लड है क्या, एक कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग, मतलब कभी रुकेगा नहीं, हमेशा सर्कुलेट होते रहेगा। कनेक्ट, अच्छा देखिए 9th में याद है आपको, टिश्यू पढ़ाए थे, टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज वगैरह कुछ याद आ रहा है? वही चीज़ तो है ना, उसमें पढ़े थे ना ब्लड के बारे में, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं, उसी में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे, 10th में कुछ नया नहीं है। तो वहाँ पे पढ़े थे बोन व्हाट इज ब्लड, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे। तो देखिए कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू which helps in transportation of substance from one organ to another organ। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमेशा सर्कुलेट करता है, मूव करता है और चीज़ों को, सबस्टांस को एक ऑर्गन से, हार्ट से लंग्स तक, लंग्स से किडनी तक, किडनी से ब्रेन तक, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, दैट्स ऑल। दिस इज द फंक्शन ऑफ, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड। वैसे फंक्शन तो बहुत सारा हो सकता है, हम लोग पढ़ेंगे, आपका काम है लिखना, बताएंगे लास्ट में। सब बारी बारी से चीज़ों को पढ़ लेंगे, फिर आप उसको लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब है हमारा ब्लड को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। 9th में हम लोग पढ़ लिए, कुछ भी नया नहीं है। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट, दूसरा सॉलिड कंपोनेंट। सॉलिड में फर्दर हम सॉलिड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? इरिथ्रोसाइट्स, चलिए हटाइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। ओके, और लिक्विड में क्या होता है? प्लाज्मा। तो ब्लड में दो कंपोनेंट, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक सॉलिड, एक लिक्विड। लिक्विड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। सॉलिड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। जनरली जो ब्लड में इसे यही 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन? प्लाज्मा, जनरली क्या ही पाए जाते हैं? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए प्लाज्मा का जो है ये रोल बहुत बढ़ जाता है। अभी आप लोग रिसेंटली सुने होइएगा, पता नहीं सुने कि नहीं सुने हैं, लॉकडाउन में आई होप कि आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, अपडेटेड होंगे। तो हमारे देश में, हमारे इंडिया में फर्स्ट जो है प्लाज्मा बैंक, ब्लड बैंक तो बहुत है, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो न्यू दिल्ली के अंदर में हुआ है, जो केजरीवाल जी इसका इनॉग्रेशन किए हैं। ये प्लाज्मा का जो रूल है क्या है, प्लाज्मा थेरेपी जो हो रहा है, ये आपको कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए इस प्लाज्मा का यूज करा जा रहा है। कौन से प्लाज्मा का? वैसे पेशेंट्स कोविड के जो कोविड से बच गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनको कोरोना हुआ था, कोरोना पॉजिटिव थे, धीरे धीरे उनका बॉडी रेसिस्ट करा, एंटीबॉडी उनके बॉडी में फॉर्मेशन हुआ और वो कोरोना से ठीक हो गया, निगेटिव हो गया उनका रिपोर्ट। तो उनके बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गया था, किसके अगेंस्ट? कोरोना के अगेंस्ट। तो उनका ब्लड नहीं लिया जा रहा है, केवल प्लाज्मा लिया जा रहा है। प्लाज्मा को निकालेंगे, वो डोनेट कर रहे हैं और उस प्लाज्मा को किसी जो ऐसा पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस है उसके अंदर इंजेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बन चुका है, तो वो भी क्या होगा? सही हो जाएगा। वो भी क्या होगा? उसके अंदर भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका अच्छा रिजल्ट भी आया है, काम भी कर रहा है, वर्क भी कर रहा है। तो प्लाज्मा का जो रोल है, ये तो ऐसा ही एक्स्ट्रा नॉलेज लेता है, कुछ नहीं, आपको पता भी होगा। प्लाज्मा का जो है ये क्या है कि लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, दिस इज सॉलिड कंपोनेंट। तो सॉलिड वाले चीज ब्लड क्या है? फ्लो करता है, फ्लूइड है, फ्लो करता है। तो सॉलिड वाला चीज़ तो फ्लो करेगा नहीं, वो रुका रहेगा। लिक्विड वाला क्या है? बह रहा है पानी की तरह, ये जो भी है इसको क्या करेगा? बहाते हुए ले जाएगा। मतलब
सिंपली अगर कोई पूछे प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, दिस इज द लिक्विड, दिस इज द सॉलिड, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को ये लिक्विड क्या करता है, आगे मूव करता है और अपने साथ साथ इसको भी पूरे बॉडी में घुमाते हुए चला जाता है। ठीक है, एक्चुअल में अगर सर्कुलेट कुछ करता है तो वो कौन सा पोर्शन करता है, हमारा प्लाज्मा, और प्लाज्मा जब जाएगा तो इसके साथ साथ सॉलिड भी जाएंगे साथ में, तो ये सब भी क्या होंगे, मूव करेंगे। ओके, अब देखिए हमारे ब्लड का ये लगभग लगभग 55% होता है लिक्विड पोर्शन, और ये तीनों मिला के 45% होता है। 45% क्या होगा, सॉलिड वाला पोर्शन, 55% प्लाज्मा। ओके, अब देखिए यहां तक आया समझ में, दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ, अब देखिए कहाँ थे, हाँ ये लिक्विड है, सॉलिड है 55%। अब ये प्लाज्मा में होता क्या है, प्लाज्मा तो समझ गए कि पूरा ब्लड का 55% है, लेकिन इस प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, होता क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो प्लाज्मा जो है ये 55% है, लेकिन इस प्लाज्मा में एक्चुअली 90 से 92 यानी ऑलमोस्ट मान लीजिए 92% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा का ओवरऑल 55%, उस प्लाज्मा का 92% क्या होगा, पानी ही होगा, 92% वाटर होगा, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड। ओके, इसके अलावा 6% लगभग लगभग हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा। 6 से 8% प्रोटीन होगा, और बचा हुआ 1 से 2% के बीच में क्या होगा, सॉल्ट्स, मिनरल्स सच एज कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब जो होगा, ये सब क्या होगा, इसमें होगा। ओके, ये सब कुछ कुछ ETC। तो 92% पानी, 6% प्रोटीन, 2% सॉल्ट, मिनरल्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ अमीनो एसिड वगैरह, ये सब क्या होंगे, प्लाज्मा में पाया जाएगा। ओके, ऐसे तो इसमें प्लाज्मा में ग्लूकोज भी पाया जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड भी पाया जाता है, ग्लूकोज तो क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो है इसलिए पाया जाएगा कि प्लाज्मा हमेशा फ्लो कर रहा है, और ग्लूकोज को क्या करना है, ग्लूकोज को क्या करना है, ये इधर से उधर, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करना है ग्लूकोज का भी, तो प्लाज्मा में भी पाया ही जाएगा ऑब्वियसली। चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, अब आते हैं रियली में प्लाज्मा के बारे में क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा में हम लोग बस जाने, इसको छोड़िए आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में तब पढ़ेंगे, अब बता ही देते हैं यहीं पे। चलिए प्लाज्मा में जो एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। पानी कुछ है नहीं, इस सब के बारे में भी कुछ है नहीं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस को बैलेंस करके रखता है। कौन, ये जो आयंस है, ये मिनरल्स है, ये सब। ओके, अब हमारा प्लाज्मा के प्रोटीन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है। तो हमारे बॉडी में जनरली 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, एक फिब्रिनोजेन, दूसरा एल्ब्यूमिन, और एक और होता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, 3 टाइप के प्लाज्मा पाए जाते हैं हमारे प्रोटीन। चलिए इसको देखते हैं, पहले नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं प्लाज्मा के बारे में, बारी बारी से हम लोग जानते हैं क्या है। प्लाज्मा के बारे में आपको बस इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये आपको 3 याद रखना है। अभी हम इसमें इसका फंक्शन भी बता देंगे। ठीक है, चलिए अब प्लाज्मा पहले है क्या, तो इसका जो कलर होता है, ये एक सबसे पहले तो ये क्या है, लिक्विड है, नथिंग है, दिस इज लिक्विड। इसका जो कलर होता है वो हल्का येलोइश होता है, और येलोइश कहने का सेंस मतलब कैसा, वो हाँ जैसे कोई मवेशी वगैरह, जो गाय वगैरह जो भूसा वूसा नहीं होता है, पाउडर होता है उसका, भूसा बोलो या पुआल बोलो, या जब भी उसका जो कलर होता है पूरा पूरा पीला भी नहीं होगा, मतलब लाइट येलो कर सकते हैं, स्ट्रॉ कलर बोलते हैं उसको। तो उस टाइप का कलर होता है इसका, किसका, प्लाज्मा का होता है। ये लिक्विड है वगैरह वगैरह, ये सबसे सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है ब्लड का, क्योंकि 55% तो यही है। तो चलो बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। तो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ मतलब होता है हल्का येलोइश, लाइट येलोइश के सेंस में कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड।
क्या है ये? स्ट्रॉ ब्लड है। क्या है? कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का? लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड में क्या पाया जाएगा? यही पाया जाएगा। तो इट इज सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में सिंपल लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? प्लाज्मा होगा। आरबीसी होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये का कंसंट्रेशन कितना होता है? 55%। ओके, तो ये सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा, या सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा। ओके, अगला है प्लाज्मा के बारे में। ये हो गया सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, स्ट्रॉ ब्लड हो गया, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड हो गया। अब देखिए प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट क्या है, हम आपको फिर से बता देते हैं। 3 प्रोटीन है, 3 प्रोटीन है। पहला है फिब्रिनोजेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिब्रिनोजेन। आपको आगे फिर हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, जब इसका जो पाई चार्ट बताएंगे, आपको चार्ट फ्लो बताएंगे। सॉरी, पाई चार्ट नहीं, मैथ में पढ़ाएंगे। चार्ट फ्लो में इसका हम फिर से जिक्र करेंगे, तो इसको ध्यान देना है। एक ये होगा, एक होगा आपका एल्ब्यूमिन होगा, और दूसरा होगा ग्लोब्यूलिन। 3 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। जो प्रोटीन होते हैं वो जनरली 6 to 8% होता है, और ये 6 to 8% में सबसे ज़्यादा फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन 3 टाइप के, इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वो एल्ब्यूमिन टाइप का प्रोटीन पाया जाएगा। ये सब प्रोटीन के टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें जो फिब्रिनोजेन है इसका वर्क है ब्लड क्लॉटिंग। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, लेकिन एक्चुअली में ये इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव नहीं, इनएक्टिव। जैसे वो पेप्सिनोजेन वाला था ना केस स्टोमक के अंदर, सेम ऐसे ही ये फिब्रिनोजेन जो है इसका डायरेक्ट फंक्शन तो है ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करना, बट ये कैसा होगा? इनएक्टिव फॉर्म में होगा। प्लेटलेट्स इसको फिर एक्टिवेट करेगा एज पर रिक्वायरमेंट। एल्ब्यूमिन जो है ये सबसे मैक्सिमम परसेंटेज होगा। प्रोटीन 3 टाइप के, इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाए जाएंगे? तो एल्ब्यूमिन। और ये जो ग्लोब्यूलिन है इसका भी परसेंटेज पाया जाता है, इसका भी परसेंटेज पाया जाता है हमारे ब्लड में। तो ये जो एल्ब्यूमिन है इसका काम क्या है, और ग्लोब्यूलिन इसका काम क्या है, ये आपको ढूंढ के लाना है आपके लिए होमवर्क पर। ठीक है, हम आपको बता सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे, ये आपका HW है, ढूंढ के लाइएगा। और हमको जानना है कि कितने स्टूडेंट इसको खोजते हैं, ढूंढते हैं और रिप्लाई करते हैं। ठीक है, आपका काम है। फिब्रिनोजेन हम आपको बता दिए, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन के बारे में हम नहीं बताएंगे। ये सब देखिएगा टर्म, किसी का जो ब्लड टेस्ट होता है आप गौर कीजिएगा, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन उसमें लिखा होता है, RH फैक्टर, बहुत सारा चीज़ उसमें लिखा होगा। अब उसमें गौर करना है, प्लेटलेट्स काउंट वगैरह वगैरह, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ढूंढ के लाना है इसका। ठीक है, दो का फंक्शन आपके लिए होमवर्क रहा। अगला है इसका फंक्शन क्या होगा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होगा। तो इसका कुछ और चीज भी लिख सकते हैं इसमें, और भी ऐड कर सकते हैं। इट contains वाटर, enzymes, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, etc। ये सब क्या होगा? इस सब इसमें पाया जाता है। कंटेन करता है कौन? हमारा प्लाज्मा। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन क्या होगा? इट कैरी solid part of blood component such as RBC, WBC and platelets to the whole body। ये कैरी करता है सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपको फंक्शन इसका लिख लेना है। ओके, ठीक है, लिख लेंगे। चलिए फंक्शन खुद से लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट RBC के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग RBC के बारे में। RBC है क्या? हाँ, तो RBC जो है इसका पता है आपको, सब कुछ 9th में पढ़ा भी चुके हैं, सेम चीज़ है, थोड़ा सा कुछ नया नहीं है, सब वही है। देखिए RBC क्या है, इसका काम क्या है वगैरह वगैरह, चलिए देखते हैं 2 मिनट में, फास्ट पढ़ते हैं। इट इज़, फुल फॉर्म क्या है इसका पहले ये देखिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, या फिर रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, रेड ब्लड, कहीं पे रेड ब्लड कॉर्पसल्स लिखा होगा, कहीं पे सेल लिखा होगा, कहीं पे एरिथ्रोसाइट्स भी लिखा होगा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज
biconcave non-nucleated shell present in the blood। अब देखिए क्या है, पहले लिख लेते फिर समझा देंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इट इज सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके, इट मैन्युफैक्चर्स in bone marrow। It contains a special pigment known as hemoglobin। बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, चलिए बताते हैं, लिखाएंगे कम बताएंगे ज़्यादा। ओके, हीमोग्लोबिन चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ओके, लाइफ स्पान इसका ऑलमोस्ट 120 डेज। ओके, चलिए देखते हैं क्या। अब हमारा आरबीसी जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो आरबीसी के बारे में आपको सबको पता है क्या काम है इसका क्या काम होता है। ऑक्सीजन जो है जब ट्रांसपोर्ट हो गया होता है एल्वियोलाई से, जब डिफ्यूज होके आ जाता है ब्लड में, तो आरबीसी कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ मिल के ऑक्सी हेमोग्लोबिन पर ना हम लोग वो बनाता है। हाँ, तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, कुछ भी तो नया नहीं है। कहाँ गया? हाँ, तो देखिए ये जो है इसका दूसरा नाम है सबसे पहले आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स। क्या है नाम दूसरा? एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स या रेड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बाइकॉन्केव है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में अगर देखिएगा, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखिएगा, तो आपको लगेगा कि इसके दोनों साइड जो है वो अंदर की तरफ स्ट्रेस्ड है, हल्का झुका हुआ है, जो इसके एरिया को बढ़ा देता है। इसलिए बढ़ा देता है ताकि इस आसानी से ये जो है ऑक्सीजन को, इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। तो ऐसा चलो सब भूल जाइए। इसका अगर आप माइक्रोस्कोप में आप इसको ऑब्जर्व करिएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ हल्का सा टिल्टेड है, दोनों एंड। कॉन्केव आप लोग जब लाइट पढ़ेंगे ना, कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो इसमें हम लोग बड़े ही बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो उसके एरिया को इंक्रीज कर देता है और ऐसा शेप बना लेता है कि वो जो है एक हुक टाइप का कर सकते हैं, हकल शेप बना लेता है। होता है ना, देखते होइएगा आप लोग जो वो दूध पहुंचाने आता है ना हम लोग घर में, ग्वाला, वो साइकिल या बाइक पे एक हुक शेप रखा होता है, उसमें ड्राम नहीं लटकाया होता है, उसी को बोलते हैं हकल शेप बोलते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, वो हुक शेप नहीं होगा, बात समझाने के लिए बताया है। इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक ऐसा शेप फॉर्मेशन करता है जो आसानी से ग्लूकोज को अपने से बाइंड करे, सॉरी क्या हम बोल रहे हैं, ऑक्सीजन को बाइंड करे और यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इट इज बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब ये सेल तो है रेड ब्लड सेल, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। साथ ही आपको एक और बात याद रखना है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है और राइबोसोम्स भी इसमें नहीं होते आरबीसी में। आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज राइबोसोम्स। लिखवाया नहीं है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है, जब न्यूक्लियस नहीं है, ब्रेने नहीं है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही राइबोसोम्स है, तो इसके सेल का जो अंदर का जो कंपोनेंट होगा वो तो खाली होगा, बहुत जगह उसमें स्पेस बचा होगा। तो वो जो खाली स्पेस होता है, वो खाली स्पेस, न्यूक्लियस है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, राइबोसोम है नहीं, मतलब सेल खोखला है अंदर से। तो जगह है तो खोखला है, तो कुछ न कुछ तो खाली जगह है, तो कुछ न कुछ तो उसका स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। तो उसको फिल करने के लिए क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन आ जाता है। इसके पास एक स्पेशल पिगमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो इस जो चीज़ नहीं है इसके जगह को ऑक्युपाई कर लेता है। इस हीमोग्लोबिन का रोल आपको पता ही है क्या है। हीमोग्लोबिन है क्या? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक एक्चुअली में एक आयरन का कंपाउंड है जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, एक स्पेशल पिगमेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल ही का कम जाना बहुत, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एनीमिया का कंडीशन बोलते हैं, ब्लड की कमी, खून की कमी। जब अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो ब्लड में एनीमिया हो, मतलब सॉरी, हमारे बॉडी में ब्लड का कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी, उस बीमारी को एनीमिया बोलते हैं। ओके, चलिए। और क्या है ये? सॉलिड कंपोनेंट है। ये बनता कहाँ है? क्विज 3 में याद है ना सबको, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो खराब हो गया था वगैरह जो भी। तो ये बोन मैरो में हमारे बोन मैरो क्या होता है? क्या होता है बोन मैरो? आपको पता ही है सब। नॉनवेज अभी तो खैर सावन आ गया, नॉनवेज नहीं खाना है।
वो चिकन जो खाते हो, चिकन में लेग पीस के अंदर जो बोन होता है, उस बोन के अंदर जो होता है कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जिसको आप सर्व करते हैं, वो ये बोल क्या है, वो बोन मैरो है। तो ठीक है, ये बोन मैरो में क्या होता है, पूरा का पूरा ब्लड तो वही बनता है, तो आरबीसी भी कहाँ बनेगा, वही बनेगा। एक स्पेशल पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसका काम क्या है, लाइफ स्पान मतलब ये कितने दिनों तक जिंदा रहता है, तो 120 दिनों तक ये क्या होगा, जिंदा रहेगा। कौन सा आरबीसी, ये डेथ कहाँ करेगा, मतलब मरेगा, तो मरने के बाद इसका जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा, क्योंकि मरने के बाद बॉडी में रहेगा तो हमारे लिए बेकार यूजलेस है, इसको कोई अलग कौन करेगा, तो जनरली लीवर और स्प्लीन दो ऐसे ऑर्गन हैं जो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और चीज़ जानना है कि ये जो आरबीसी के अंदर ही ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं किसी बॉडी किसी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिकुलर एक उसका नाम देने के लिए आरबीसी बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। उसके लिए आरबीसी का भी रोल है, डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। आरबीसी के अंदर ही कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स पाए जाते हैं जिसके ऊपर एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन आई थिंक 9th में बताए थे, कुछ याद कीजिएगा। तो आरबीसी डायरेक्टली तो डिपेंडेंट नहीं है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली ये डिपेंड है। कैसे, इसके बॉडी पे ही, मतलब इसके सेल पे ही एक आइडेंटिफायर्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एंटीजन। वही एंटीजन किस में है किस में नहीं है, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन किसी पर्टिकुलर में है किस में नहीं है, किस में कौन सा है, उसी आधार पे हम ब्लड ग्रुप को भी बांटते हैं। तो मतलब कह सकते हैं आरबीसी का जो है, किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप क्या है उसके लिए आरबीसी भी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये सब काम है आरबीसी का। इसका फंक्शन हम लिख लेंगे। फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम where alveoli to the whole cell and from whole cell to the alveoli। इसका मेन फंक्शन तो यही है। ओके, और एक और चीज याद रख लेना है, एक डेटा है हीमोग्लोबिन का। हर एक 100 मिलीलीटर ब्लड में मेल में ये 14 से 16 mg पाया जाता है। क्या, हीमोग्लोबिन का लेवल। ओके, हीमोग्लोबिन। और फीमेल में इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम होगा, 12 से 14 mg पर 100 ml पाया जाएगा। फीमेल में कम क्यों होगा, क्योंकि इसका भी बहुत सारा कारण है। क्योंकि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पीरियडिक साइकिल जो होता है, उसमें जो ब्लड का जो लॉस होता है, इस वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा कम होगा, और रिलेटिवली मेल में ज़्यादा होता है। किस चीज़ का, हीमोग्लोबिन का। ओके, थैंक यू। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दो बचा, खत्म ही कर लेते हैं इसको। ओके, चलिए अब है हमारा नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। इसको क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, या फिर ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। किसको, डब्ल्यूबीसी। आप इस नाम से बहुत वेल फैमिलियर हैं इस वर्ड से, डब्ल्यूबीसी के बारे में। वर्ड वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल, और या फिर आपको ल्यूकोसाइट्स कहीं पे लिखा होगा, मतलब डब्ल्यूबीसी। काम क्या है, अभी तक तो इतना ही समझते हैं। व्हाट इट डिफेंड्स आवर बॉडी, यही तो काम है। लेकिन इतना बच्चा वाला चीज़ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है आरबीसी के बारे में, एक और चीज़ ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जान लेना है कि हमारे बॉडी में कभी कभी आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है ब्लड में। कब, किस कंडीशन में, मान लीजिए हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, किसी माउंटेन पे जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होगा ना, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, पहाड़ पे जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, हाइट जब बढ़ रहा होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, ये तो सबको पता है। और जब ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, उस केस में हमारा जो, देखिए आरबीसी बन कहाँ रहा है, बोन मैरो में, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, किडनी। कैसे करता है इसको बताते हैं। किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन। आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स और इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन, इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन, गौर कीजिएगा। तो आरबीसी एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन। और ये इरिथ्रोप्रोटीन हार्मोन कब रिलीज करेगा, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कैसे घट सकता है, या तो हम बहुत ऊंचाई पे हों, किसी माउंटेन पे, किसी टॉप पे, हिमालयन टॉप पे, कहीं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा।
या फिर कोई मान लीजिए बॉडी में कोई बीमारी ही हो गया, उस वजह से भी घट सकता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया तब भी हो सकता है, और भी बहुत सारा केस हो सकता है, आरबीसी का शेप चेंज हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारा कारण हो सकता है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, आरबीसी में ही म्यूटेशन हो गया, तो समझ में नहीं आएगा आपको म्यूटेशन वगैरह क्या, आप बताएंगे आपको आगे हेरिडिटी एवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। What is erythropoietin hormone? It is a hormone secreted by kidney which controls the amount of RBC in our blood. नहीं समझ में, एक्चुअली बताते हैं। जब ऊपर जाए कहीं भी किसी भी कारण से अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घट गया तो किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज करेगा और ये आरबीसी को के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा और आरबीसी का मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा तो जितना ज़्यादा आरबीसी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को पकड़ के हर एक सेल में ले जाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बैलेंस हो जाएगा। और अगर आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो अपने सेक्रेशन को कम कर लेगा, फिर नॉर्मल कर देगा। ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला आरबीसी के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कौन, एक मेजर फैक्टर कौन है इसमें, किडनी का भी। ओके, चलिए वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डब्ल्यूबीसी, क्या है ये? इट इज इर्रेगुलर इन शेप, उसमें पर थे बाइकॉन्केव डिस्क होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस तो होगा, न्यूक्लिएटेड होगा, लेकिन क्या बोले, इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, इर्रेगुलर है, अमीबा की तरह। अमीबाइड शेप भी कहीं लिखना मतलब मिलेगा आपको, या इर्रेगुलर इन शेप। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में, इट इज इर्रेगुलर इन शेप। क्या होगा? इरेगुलर होगा, इसका शेप कोई फिक्स है नहीं, अमीबाइड शेप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है। बट इट इज कलरलेस, कैसा होता है? कलर। इट इज कलरलेस न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इसमें होगा इसलिए न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लिएटेड सेल। ओके, इट इज सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड का कौन सा पोर्शन है, सॉलिड वाला कि लिक्विड वाला? तो सबको पता है सॉलिड वाला। अब यहाँ से आता है रियल डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, डब्ल्यूबीसी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग फर्दर, हाँ देखिएगा, तो डब्ल्यूबीसी को हम फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट्स। मतलब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है आपको पता है, लेकिन जैसे अभी प्रोटीन को बांटते थे ना, वैसे ही डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन चीज आता है, 9th में तो है नहीं, जो बच्चा वाला चीज पढ़े थोड़ा सा तो पढ़ना ही होगा। इसमें आपका आएगा न्यूट्रोफिल्स। आप देखिएगा ब्लड कभी भी किसी का टेस्ट होगा ना तो डब्ल्यूबीसी में काउंट लिखा हुआ, उसमें न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। अब गौर करना क्या है, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स और तीसरा स्नोफिल्स। तीन चीज होता है किसमें? ग्रेनुलोसाइट्स में। और एक ग्रेनुलोसाइट्स में जनरली दो चीज पाए जाते हैं, एक हमारे लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। देखिए, डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटे, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन चीज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और स्नोफिल्स। ग्रेनुलोसाइट्स में दो, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब इसमें जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, स्नोफिल्स है, इसका काम क्या है? तो ओवरऑल तो काम क्या है? डिफेंड करना, तो डिफेंड तो करेगा ही करेगा। दूसरा काम क्या है इस सब का, कि ये बॉडी के इन्फ्लामेशन में हेल्प करता है, मतलब कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कहीं पे कुछ नहीं हुआ है, हमारे बॉडी में कुछ नहीं हुआ है, ना गिरे हैं ना कुछ भी, फिर भी कहीं पे कोई ऐसा ऑर्गन होगा जहाँ पे लगेगा आपको सूजन हो गया, बॉडी वहाँ पे थोड़ा सा फूल गया, इन्फ्लामेशन हो गया उसमें, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हो सकता है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होगा या कुछ भी होगा, उसको किल करने के लिए भी बॉडी अपने एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड रिलीज करता है, लिक्विड रिलीज करता है, ताकि बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो मर जाए, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है और स्नोफिल्स है, इसका जनरली जो रोल है वो बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएगा ताकि किल करे, और दूसरा इन्फ्लामेशन में इसका रोल है। ओके, एक चीज और ध्यान रखना है, डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा, नहीं तो बहुत डीप हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? 60% लगभग।
पूरे WBC का 60% क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स ही पाया जाता है। ओके, और बेसोफिल्स सबसे कम 0 से 1.5% पाया जाएगा। कौन, ये 1 से 1.5% मान लीजिए ना इसको, 1%। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स। ओके, काम क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, इन्फ्लामेशन बॉडी में क्रिएट करना ताकि किल कर सके। अब आते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए ग्रेनुलोसाइट्स। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ WBC। अगर पूछेगा ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ ग्रेनुलोसाइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इस दोनों में इंपॉर्टेंट कौन, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। अब आती है बारी यहाँ पे मोनोसाइट्स के बारे में और लिम्फोसाइट्स के बारे में। देखिएगा, जनरली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया जो भी होता है, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए मोनोसाइट्स आता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया का, इसको क्या बोलते हैं, मतलब बट क्या बोलते हैं उसको, हाँ कह सकते हैं बैक्टीरिया का कब्रगाह है वो। बैक्टीरिया का दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। कौन, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स जनरली इट अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। ओके, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ WBC यहाँ से आता है हमारा लिम्फोसाइट्स। क्या है ये, लिम्फोसाइट। दिस इज नोन एज अटैकर ऑफ द आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम का क्या है, अटैक करने वाला है। कौन, लिम्फोसाइट्स। जैसे हमारे आर्मी में पारा SF कमांडो होता है ना, स्पेशल कमांडो, जो सर्जिकल स्ट्राइक करा था, वो क्या किया था, अटैक करा था। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में ये लिम्फोसाइट्स जो है, ये अटैकर है, ये अटैक करता है। कौन करता है, ये अटैकर करता है। तो लिम्फोसाइट्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ WBC। इट अटैक्स ऑन एनी इंट्रूडर्स, कोई भी अजनबी फॉरेन एजेंट, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, उस पर अटैक कौन करेगा, लिम्फोसाइट्स करेगा। एक चीज और है इसमें, लिम्फोसाइट्स को भी फर्दर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है T लिम्फोसाइट्स, फर्दर B लिम्फोसाइट्स। टी और बिट्टा हेल्पर सेल इसको बोलते हैं, T लिम्फोसाइट्स और बिट्टा हेल्पर सेल। तो लिम्फोसाइट अटैक करेगा, स्पेशली इसमें भी कौन अटैक करेगा, तो T लिम्फोसाइट्स इज द मोस्ट अटैक, क्या बोल सकते हो उसको, अटैकिंग खेलता है वो, बहुत अटैकर है। ठीक है, ये मोस्ट जो है ये अटैकर है। कौन सा, T लिम्फोसाइट। और बीटा हेल्पर सेल हेल्प्स इन अटैकिंग द T लिम्फोसाइट्स। कहाँ अटैक करेगा, कहाँ करेगा, फॉरेनर एजेंट पे, इंट्रूडर पे, अजनबी पे, दुश्मन पे करेगा, कोई बैक्टीरिया पे करेगा, अपने बॉडी पे ही नहीं करेगा। और स्पेशल केसेस, सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें ये हमारे बॉडी को पे ही अटैक करने लगता है। हमारा WBC हमारे ही बॉडी को क्या करता है, किल करने लगता है, सेल को खाने लगता है। तब तो बचाना बहुत मुश्किल है भैया। ठीक है ना, तो चलिए हटाइए, छोड़िए सब चीज़ों। बहुत सारा चीज़ अभी भी इसमें रह गया, नहीं इसके बारे में चर्चा नहीं भी करेंगे अभी। WBC के बारे में कुछ चीज़, आप 2-3 चीज़ आप लिख लीजिएगा। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो। फिर से कहाँ बनेगा, बोन मैरो में ही बनेगा। काम क्या होगा इसका, काम क्या होगा, इट एक्ट्स एज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, फॉरेन एजेंट को किल करेगा। और हमारे ये हमारे बॉडी का नेचुरल क्लींजर भी है। ये बॉडी का जो है वो क्लीनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। ठीक है ना, सफाई कर्मचारी है हमारे बॉडी का। कैसे, क्योंकि जो सेल है जो मर जाता है, जो डेड हो जाता है, IBC जो डेड हो गया वगैरह वगैरह, उस फैगोसाइटिक इन नेचर है। ये जो है ना, ये दोनों ये फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक इन नेचर मतलब सेल को इनगल्फ भी करते हैं, डेड सेल को खा भी जाते हैं। तो डेड सेल को खा के साफ सफाई भी करता है। कौन, WBC। काम का है, पता चल गया, बनेगा कहाँ। इसका जो लाइफ स्पान है वो जनरली 1 वीक का होगा, 7 से 14 दिन का होता है। उसका RBC का कितना था, 120 दिन का था। ओके, चलिए अब लास्ट बचा एक प्लेटलेट्स। तो चलिए एक लास्ट बच गया, प्लेटलेट्स के बारे में जान लेते हैं। कुछ नहीं है, सबसे बकवास चीज़ है, बकवास तो नहीं है, इंपॉर्टेंट ही है, प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स क्या है, क्या है इसका स्पेलिंग पता नहीं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ई होगा कि नहीं होगा, देख लीजिएगा इसको। हम गलत अगर लिख दिए, कंफ्यूज है, तो आप भी मत गलत लिख दीजिए। तो प्लेटलेट्स है क्या, ये बहुत सारी भी सॉलिड कंपोनेंट है ब्लड का। इसका काम क्या है, तो कहीं भी हमारा कहीं पे हमारा जो कोई सेल है डैमेज हो गया, गिर गया, कहीं से कट गया, कुछ हो गया, तो क्या होता है,
ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। तो ब्लीडिंग जो होगा वो क्या होता है, 1-2 मिनट या 3 मिनट बाद अपने आप देखिएगा ब्लीडिंग का फ्लो स्लो होगा और धीरे धीरे रुक जाएगा। तो इसका जनरली जो रोल है वो इतना ही है कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। कौन? प्लेटलेट्स। ओके, प्लेटलेट्स तो है क्या? तो इट इज फ्लैट नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। फिर से क्या देखिए, क्या था? आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, डब्ल्यूबीसी में था, प्लेटलेट्स में फिर से क्या है? नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। नॉन न्यूक्लिएटेड फ्लैट सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, इट इज सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये कैसा है? सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड का। सॉलिड कंपोनेंट है किस चीज का? ब्लड का। सबको पता है सॉलिड कंपोनेंट है। इसका काम क्या है? बनता कहाँ है? मैन्युफैक्चर फैक्ट्री कहाँ है इसका? तो कौन सा होगा? बोन मैरो होगा। कौन होगा? बोन मैरो होगा। बोन मैरो होगा। लाइफ स्पान क्या होगा इसका? कितना दिन तक होगा? बहुत कम दिनों का मेहमान होता है ये, 2 से 3 दिनों तक का होता है। अब देखिए बोन मैरो में बनेगा आरबीसी या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हो, कोई पूछेगा ये सब डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? तो फर्स्ट लीवर क्या करता है? सबको डिस्ट्रॉय करता है, मतलब सब डिटॉक्सिफायर। लीवर क्या है? डिटॉक्सिफायर है। कह देना आपको 500 से ज़्यादा फंक्शन है लीवर का। याद है लीवर जब पढ़ा रहे थे वो डाइजेशन में? तो लीवर का फंक्शन बहुत सारा है, तो इसमें भी रोल है। जो आरबीसी मर रहा है 120 दिनों बाद, डब्ल्यूबीसी मरेगा, प्लेटलेट्स मरेगा, इस सब चीज़ों को लीवर क्या करेगा? बाहर की तरफ हटाता चला जाएगा, बॉडी से बाहर करेगा। तो लीवर डिटॉक्सिफाइड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कौन सा? डेड सेल। ओके, अब अगला है इसका लाइफ स्पान 2 से 3 दिन। बनेगा कहाँ? बोन मैरो में। सॉलिड कंपोनेंट फ्लैट है और इसका जो रोल है, फंक्शन है, वो क्या है? ये बहुत सारे स्पेशल मतलब फाइबर्स को ये कंटेन करता है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्ट, फिब्रिनोजेन वगैरह वगैरह को ये कंटेन करता है, जो एक स्पेशल मतलब कर सकते हैं ना कि वो कंपोनेंट को इसके अंदर होता है, जो वो फिब्रिनोजेन जो आरबीसी में था, सॉरी प्लाज्मा में था, इनएक्टिवेट फॉर्म में, उसको एक्टिवेट भी करता है। ऐसा बहुत सारा काम है जो ही नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसना ही इसका फंक्शन में तय लिख लेना है। इट इनहिबिट्स एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग, या इट इनहिबिट्स ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग द ब्लड। ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे, और वहीं पे उस चीज़ों को हम लोग खत्म भी कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, ये सब लिखा ही दिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। 1:05 हो चुके हैं, सोइए, हम भी सोते हैं। बाय।